नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गर्मी में बिजली पानी की समस्या के साथ ही इस बार एक नया संकट खड़ा हो चुका है और वो है पशुओं के लिए सूखे चारे का संकट। जी हां, इस बार पशुपालकों से लेकर गौशाला संचालकों को तूड़े की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पीछे स्टॉक एक बड़ी वजह बताई जा रही है। रेट में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। 900 रुपए प्रति क्विंटल तक तूड़े के भाव पहुंच चुके हैं और इसको लेकर सरकार और प्रशासन भी एक्शन में नजर आ चुका है। गेहूं के अवशेष जलाने और इनको जिले से बाहर भेजने पर पाबंदी लगा दी गई। और इतना ही नहीं, एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे राज्यों में भी तूड़ा ले जाने पर रोक है। बाकायदा इसके लिए धारा 144 लगाई गई है। हालांकि अब तूड़ा ले जाने पर लगी रोक हटाने की मांग भी उठने लगी है। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह की तरफ से इस पर अपनी बात रखी गई और धर्मवीर सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके रोक हटाने की मांग उठाई है। बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर सूखे चारे के संकट से निपटने की सरकार की तैयारी क्या है और सरकार की तैयारी क्या है। जरा बड़े सवालों के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। सूखे चारे के संकट से निपटने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कितनी बड़ी तैयारी है जो कि अब की जा रही है। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो कि इस वक्त जिसको लेकर के बड़ी चर्चाएं भी हैं, और गौशाला में आखिर कैसे होगी सूखे चारे की भरपाई, कैसे आखिर ये जो भरपाई है उसको पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि संकट तो बन चुका है। लेकिन इस संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, कितने कदम आगे बढ़ाए जाएंगे और क्या अब तक स्टॉक से जो सूखे चारे का संकट बन चुका है उस स्टॉक को खत्म करने के लिए या स्टॉक की व्यवस्था तैयार करने के लिए क्या किया जाएगा। और क्या हमारे सामने, क्योंकि एक बड़ा संकट ये भी है कि जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी अब जुड़ने जा रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ज़रा सबसे पहले आपको ये लगातार सवालों के जरिए भी हम आपको चीज़ें और तस्वीरें दिखा रहे हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फतेहाबाद की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फतेहाबाद के अंदर स्थिति क्या है, जरा क्या आप देखिए। हरियाणा में इस बार तूड़ी का संकट पैदा हो गया है क्योंकि दाम बढ़ गए हैं। पिछली बार 300 रुपए प्रति क्विंटल मिलने वाली तूड़ी के रेट अब 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं, जिसका खामियाजा गौशालाओं को भी भुगतना पड़ रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा सर फतेहाबाद की गौशाला में ये तूड़ी के जो गोदाम अलग अलग बने हुए हैं, ये आधे भरे हुए हैं, जबकि पूरे भरे गोदाम इस समय होते हैं। गेहूं का सीजन कटाई का जब खत्म होता है तो पूरा स्टॉक इन गौशालाओं के द्वारा कर लिया जाता है ताकि पूरा साल कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अब दिक्कत आ पड़ी है। गौशाला संचालकों का कहना है कि रेट काफी बढ़ गए हैं, जिसके चलते सरकार द्वारा भी उन्हें पूरी मदद जो है वो नहीं मिल पा रही। इनकी मांग है कि 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से प्रति महीने नहीं दिए जाएं, लेकिन सरकार के द्वारा 100 से 150 रुपए प्रति वर्ष प्रति गाय के हिसाब से भुगतान जो है वो किया जाता है। और अब तूड़ी के रेट बढ़ने से इन गौशालाओं के सामने संकट जो है वो पैदा हो गया। ये बातचीत करते हैं गौशाला संचालकों से भी। हाँ जी, क्या ये है जी, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा। मैं आपको सबसे पहले बताऊँ भी, गोवंश गौशाला संघ जिला प्रधान अशोक गुप्ता। इस बार जो सबसे बड़ा संकट ये है कि हमारे यहाँ जो है तूड़ी पिछली बार 300 रुपये रेट था, इस बार 800, 900, अभी 1000 रुपये तक भी रेट जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है गौशालाओं में संकट आ गया तूड़ी। इसको लेकर प्रशासन ने भी मदद? इससे हमने आज से 1 हफ्ते पहले उपायुक्त महोदय के माध्यम से डीसी को ज्ञापन सौंपा था। तो डीसी के ज्ञापन सौंपा, उन्होंने कहा भी हम आपकी जो मांग ऊपर, तो प्रशासन ने तो ये एक बार रोक लगा दी। और रोक लगाने के बावजूद भाई इतना मतलब लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कहते भी 800 रुपये क्विंटल हम इनको दे देंगे। अब 800 रुपये क्विंटल गौशाला अफोर्ड नहीं कर पाती। मांगे भी सरकार से? नहीं, हमारी जो सबसे बड़ी मांग है ये थी कि भी सरकार से, और अभी हम जल्दी हमारा एक जिले का प्रतिनिधिमंडल भी जो पशुपालन मंत्री है उनसे मिलेंगे। हमारी ये मांग है कि जैसे राजस्थान सरकार ने 40 रुपये पर गाय के हिसाब से प्रतिदिन देती है, तो हमारी यही हरियाणा सरकार से मांग है कि भी राजस्थान की तर्ज की तरह यहाँ भी वो 40 रुपये प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से होनी चाहिए। और इस तूड़ी के संकट को देखते हुए भी तुरंत प्रभाव से पूरे हरियाणा के अंदर है भी, चाहे सारे अपने जिले के अंदर भाई, जैसे पहले गौशालाओं को हरियाणा गौ सेवा आयोग होता था, ये कोरोना काल के वजह से आयोग तो है, पर आयोग की सारी जो पावर है वो पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार को सौंपी। उनके माध्यम से हमारे यहाँ गिनती होती है डॉक्टरों के माध्यम से, और पर गाय के हिसाब से एक साल में 300 रुपये देते हैं। एक देखो आप, मतलब एक 300 रुपये में एक गाय का सरकार का अनुदान एक साल का।
की मांग ये है कि इसे बढ़ाया जाए। भाई हमारा इस बार मांग है कि भी तूड़ी बहुत महंगी हो गई है, इसलिए हमें जो है 1500 रुपए के हिसाब से प्रति गाय के हिसाब से जो तुरंत अनुदान दिया जाए। तूड़ी की कमी रहती है तो कमी। नहीं ऐसा है जी, अभी हम गौशालाओं में आप कहीं भी जाके अगर देखते हो हमारे पूरे जिले में हरियाणा में, तो किसी गौशालाओं में 3 महीने की, किसी में 4 की, किसी में चलो 5 की भी होगी। अगर यही हालात आगे रहे तो जैसे ही हमें जो दान चंदे की जो मिल रहा है, जब तक मिलता रहेगा चलती रहेगी। जिस दिन लगेगा भी तूड़ी नहीं मिल रही, उस दिन हमें मजबूरन जो है गौवंश को जो है वो सड़कों पे आएगा। तो आपने सुना गौशाला संचालकों का साफ तौर पर कहना है कि ये चेतावनी मानी जाए या सरकार से गुहार मानी जाए। अगर यही हालात रहते हैं और तूड़ी पूरी नहीं हो पाती तो वो गौशालाओं के गेट खोलने को भी मजबूर हो सकते हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको पशुपालकों की राय भी दिखाते हैं। पशुपालकों का आखिर इस पर कहना क्या है, क्या परेशानियां हैं, जरा आगे देखिए। देखिए जो तूड़ी के जो कीमत है उसमें काफ़ी उछाल है। इस बार जो प्रोडक्टिविटी रही है वीट की वो काफ़ी कम रही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। 70% जो प्रोडक्टिविटी है वही रही है और 30% की कटौती रही है। तो इसके तहत में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाई जो चारा जो हमारा जो रिलेवेंट जो प्रोड्यूस रहता है वो भी कम रहेगा पूरे प्रदेश में, और ये एज अ फीड इस्तेमाल होता है पशुओं के लिए, तो उसकी कहीं पे वो कमी पेशी ना हो। तो इसके तहत में जो भी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं इसी संदर्भ में बढ़ते जा रहे हैं हमारी तरफ से। तूड़ी की स्थिति तो सर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी पैसे बाहर का व्यापारी है वो अपना खरीद ले जा रहे हैं, बाकी यहाँ कोई कमी नहीं है तूड़ी की। अभी भाव ये 15,000 का किलो चल रहा है इस टाइम। तो पिछले साल क्या रेट था? पिछले साल था 10-12 का। तेज तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी कंबाइनें चलती है ना, लोग मेहनत कम करके तो इस करके अपना तूड़ी की शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज है आपकी बात। हाँ जी। तो अब सूखे चारे के संकट से निपटने के लिए तैयारी अब क्या की जाएगी, और इसको लेकर के क्या स्टॉक एक बड़ा कारण है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि स्टॉक कर लिया गया बड़ी मात्रा में सूखे चारे को, और अब ऐसे में जो किसानों के सामने है वो परेशानियां हैं। खास करके पशुपालक जो कि पशु पालते हैं और चारे की ज़रूरत पशुओं के लिए बनती है, तो ऐसे में अलग अलग गौशालाएं हैं वो भी इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में समाधान का रास्ता खोजना है, और बड़ी चिंता सरकार के सामने भी है कि कैसे इन व्यवस्थाओं को तय किया जाएगा। ये जो नई चुनौती अब सरकार के सामने है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी है, तो कैसे इसको दूर किया जाएगा, क्या इसका समाधान निकाला जाएगा, आखिर इसका रोड प्लान तैयार कैसे किया जाएगा। क्योंकि गौशालाओं में जो कमियां हैं अभी, जो तूड़ी को लेकर के अलग अलग पशुपालक हैं उनका भी कहना था, उनकी भी मांग थी कि अलग अलग इलाके जहां पर संकट तो गहरा चुका है, लेकिन अब ऐसे में इस संकट को दूर करने के लिए सभी की नजरें सरकार के ऊपर बनी हैं। चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राय सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता कृष्ण कुटेल साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी बहुत स्वागत है। और गौशाला संचालक अशोक भूकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है। और शुरुआत अशोक भूकर जी आपसे ही कर रहा हूँ। अशोक जी, एक माना जा रहा है कि सूखे चारे का संकट बन चुका है और पशुपालक जो कि बड़ी परेशानी में आ चुके हैं, गौशाला संचालक जो हैं वो बड़े परेशान हैं। क्या कहना है, कैसे संकट आया? ये कहा जा रहा है कि स्टॉक कर लिया बहुत सारे लोगों ने, इसलिए अब ये संकट गहरा गया है। बिल्कुल जी, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर। ये जो है संकट इस बार जो है गौशालाओं का स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था जी। 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तूड़ी का भाव निकला था। तो जैसे ही ये जो बड़े बड़े जो स्टॉकिये थे इन्होंने स्टॉक किया, और स्टॉक करने के कारण मतलब जो है इतना भाव जो तूड़ी का 800-900 रुपए प्रति क्विंटल जो बढ़ा है, ये इस वजह से पहुंचा है। और कुछ जो थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा ये थी कि भी हमारे जो फतेहाबाद साइड के एरिया के अंदर क्या है कि सरसों की थोड़ी बिजाई थी, और कणक की कम बिजाई होने की वजह से थोड़ा मतलब भूसा कहता है, पर इतनी परेशानी नहीं थी जितनी मतलब स्टॉक की वजह से हुई है। यानी कि स्टॉक की वजह से ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल स्टॉक की वजह से। हाँ जी जी। अभी तक प्रति गाय के हिसाब से कितना पैसा सरकार की तरफ से इसमें मदद मिलती है? सरकार के तो इसमें मिलती है जी, एक साल में सरकार 300 रुपए प्रति गौवंश देती है जी। हाँ। और गौओं के लिए, और जैसे नंदी साला अलग से है तो उसके लिए 400 रुपए साल के देती है। तो ये मान लो जी आप अगर साल में ये 2 बार दे देते हैं, हाँ। पीछे 1 बार देते थे, कई बार अब की बार 2 बार दिए, तो 1 रुपए 46 पैसे साल मतलब दिन के पड़ते हैं जी सरकार के। ठीक है, क्या ये पूरा पड़ता है? 8 रुपए किलो तूड़ी का भाव हो, और जब गवर्नमेंट पूरे साल में 1.5 रुपए दे रही हो,
₹1.5 दिन का, तो कैसे गोवंश जो है उनका पेट भरा जाएगा? हाँ, तो तो फिर ये तो कैसे होता समाज है? है जी। है जी। चारा कैसे आप पूरा कर पाते हैं? कैसे ये आप चारा तो हाँ, ये तो जैसे गांव के अंदर है, और जो कुछ गांव के लोग दान करते हैं जी, और मतलब जो दूसरे जो दानी लोग होते हैं, वो जैसे हम भागवत कथा वहाँ करवाते हैं, कुछ वहाँ पैसे इकट्ठे होते हैं, तो इस वजह से ये गौशालाओं का संचालन हो रहा है, ना कि सरकार के सहयोग से ये चीजें हो पा रही। अब ये तो समाज ही चला रहा है। सरकार तो जैसे अभी मैं आपको बताऊं, राजस्थान में 40 रुपए प्रति गोवंश हर दिन के दिए जाते हैं। अब यूपी में कह रहे हैं जी 30 रुपए गोवंश का दिया जाता है। अब हमारे तो एक गोवंश का ₹1.46 हो गया। ₹1.46 में आप बताओ भी, आज इस महंगाई के दौरान एक दिन में 8 रुपए किलो, अगर आप माने एक नंदी गाय को 10 किलो चारा चाहिए जी, ठीक है, तो 80 रुपए का होता है। ठीक है। अब सरकार देती है ₹1.46। यानी कि तो अब ये आपकी तो मांग वो है बात- कि चारे के संकट को तो दूर किया ही जाए, लेकिन ये जो राशि है उसमें भी इजाफा किया जाए। वीरेंद्र हमारी सिंह भी चौहान साहब मांग हमारे है साथ कि कार्यक्रम इस- में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। आप चौहान जी, साहब, जी। अब इस पर ये बड़ा संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। पशुपालक खास करके परेशानी में है, गौशाला संचालक अब इस चिंता में आ चुके हैं कि आगे पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कैसे कराया जाए। एक संकट तो चारे की उपलब्धता को लेकर के, और दूसरा उनके जो पैसा सरकार की तरफ से मिलता है उसमें इजाफे को लेकर के अब मांग है। देखिए, सूखे चारे का जो संकट पैदा हुआ है, उसकी वजह जो प्रथम दृष्टया लगती है वो है इस बार फसल का उत्पादन घटना मौसमी कारणों से। चारा जैसे अनाज का उत्पादन वो कुछ कम हुआ है, उसी अनुपात में कह लीजिए चारा, तूड़ी, भूसा, जिस भी नाम से उसको अलग अलग क्षेत्रों में पुकारते हैं, हाँ, उसकी उपलब्धता, उसका उत्पादन भी कम हुआ है। तो क्योंकि सप्लाई कम हो गई, और ये जो सूखा चारा है इसका उपयोग पशुओं को खिलाने के अलावा भी कुछ अन्य रूपों में भी होता है। कहीं मुझे आपका ऑडियो वापस सुनाई दे रहा है, मैं स्पष्ट रूप से अपनी बात कह नहीं पा रहा हूं। ये जो चारा कहीं कुछ स्थानों पर उद्योग में भी कहते हैं कि इस्तेमाल होता है। हाँ, तो सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो तूड़ी, जो सूखा चारा पशुओं के लिए आवश्यक है, उनके प्राण बचाने के लिए, उनके प्राण रक्षा के लिए, उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक है, हाँ, वो कहीं और न जाए, और हरियाणा के किसानों द्वारा उत्पादित पशुओं का पशु चारा कह लीजिए, भूस, तूड़ी, वो हरियाणा की आवश्यकताओं को पहले पूरा करे, उसके बाद कुछ सरप्लस बचे तो देखेंगे। हाँ, इस चीज को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक सकारात्मक हस्तक्षेप वो हरियाणा के पशुपालकों के हित में, हरियाणा के किसानों के हित में, और हरियाणा की गौशालाओं के हित में वो लागू किया है। ये नियंत्रण नियमन किसान, पशुपालक और गौशाला, इनके फायदे के लिए किया गया है। ठीक है। रही बात संकट से निपटने के अन्य उपायों की, निश्चित तौर पर अगर ये संकट और विकट रूप लेता है, डिमांड सप्लाई में बड़ा अंतर आता है, तो सरकार लगातार चीजों को मॉनिटर कर रही है, और जहां जैसे इंटरवेंशन हो सकेगा हमने पहले भी किया है, आगे भी हम करने वाले हैं। ठीक है। रही बात गौशालाओं की, गौशालाओं के बारे में अभी कृषि मंत्री जी ने सभी उपायुक्तों के साथ संभवतः कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की, और ये कहा है सभी उपायुक्तों को कि वे सुनिश्चित करें कि उनके जिले में जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं में चारे की कमी न हो पाए, और चारे की कमी अगर कहीं होती है तो उसके निराकरण के लिए स्थानीय स्तर पर जो उपाय, जो इंटरवेंशन करना संभव है, वो उनको करनी चाहिए। तो यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देशित कर दिया गया है, और इसमें अधिकारियों को एक छोटी सी बात और जी, ये जो बात आ रही है कि गौशालाओं को सहायता और बढ़नी चाहिए, मैं एक किसान का बेटा होने के कारण, गांव का बाशिंदा होने के कारण, गौ माता का
यूं कहिए गऊ को माता कहने वाले गौ पूजक के नाते निश्चित तौर पर मैं हर अच्छे सच्चे हरियाणवी की तरह इस बात का पक्षधर हूं कि गौशालाओं के लिए आज जितना हो रहा है उससे जितना ज्यादा और किया जा सके वो सरकार को करना चाहिए। ठीक है, हम लोग उसके लिए प्रयासरत भी हैं। हाँ। एक छोटा सा बिंदु और अगर आप मुझे कहने दे वो ये वापस से, अभी पूरा लंबा समय है सर, नहीं, वापस क्योंकि एक बिंदु आया वो जरूरी है, वो ठीक फिर है। छूट जाएगा। तो ये अभी हमारे एक पैनलिस्ट मित्र ने ये कहा कि चारे का, तूड़ी का, भूसे का दाम इतना बढ़ गया और प्रति क्विंटल या प्रति किलो लगा लो, जिस भी हिसाब से आप दर निकालें वो बहुत बढ़ गया है और सरकार से अनुदान जो मिल रहा है वो बहुत कम है, तो गौशालाएं कैसे चलेंगी? मैं आपके पैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं क्योंकि गौशालाओं के साथ प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ हूं। अपने प्रदेश में गौशालाएं वो सरकार नहीं चलाती, सरकारों के दम पर भारत में गौशालाएं नहीं चलती, सरकारें मदद करती हैं, ठीक है, कम ज्यादा इस देश में और अपने प्रदेश में खास तौर पर गौशालाएं मूलतः समाज की श्रद्धा भाव, समाज की सहायता और सहयोग से चलती हैं। सरकारों के यानी कि इसमें सरकार का सहयोग होता है, इसमें संचालन तो उन गौशाला संचालकों को ही करना पड़ता है। सरकार कर रही है, आगे भी करेगी, परंतु ठीक है, इसमें सपोर्ट किया जाएगा। सरकारों पर पूरी तरह आश्रित ठीक है, आप नहीं थी। ठीक है, यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो सहायता राशि है वो भी इसमें बढ़ा दी जाए, जिसकी मांग की जा रही है। जो बढ़ सकता है हम बढ़ाने की राय सिंह जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। राय सिंह जी, अब ये कहा जा रहा है कि चारे का संकट तो गहरा चुका है, लेकिन इस संकट को दूर करने के लिए सबसे पहले ये चारा जो स्टॉक किया जा रहा है या फिर साथ ही साथ दूसरे राज्यों में ना जाए, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इसके अलग अलग पहलू है, लेकिन सबसे पहले जरा इस पर आप रिएक्ट कीजिए। देखिए, जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापक रूप से हर मोर्चे पर विभिन्न मुद्दों पर सरकार की लगातार नाकामी से संकट पैदा हो रहा है, उसमें एक पहलू जो आपने उठाया है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। और देश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार महंगाई इतना महंगा जीने के लिए छोड़ दिया सरकार ने। आप ईंधन देख लो, इससे जुड़ी वस्तुओं के रेट देख लो, किस प्रकार सरिया देख लो, आप अडानी और शाह जी का कोयला जो 6,000 से था 24,000 पहुंच गया, जो सरिया था 45 से 100 पे पहुंच गया, और जो मोदी साहब का और अंबानी जी का तेल है वो 60 से 130 पहुंच गया, और बिजली जो है वो महंगी 3 से 12 रुपए हो गई। तो हर क्षेत्र में लगातार सरकार की नाकामी सामने है। अब मुद्दा क्या है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अब देखिए मेरे मित्र, जिस प्रकार 1 वर्ष तक इन्होंने, भाजपा के प्रवक्ताओं ने पहले किसान को परिभाषित किया, किसान आंदोलन में विभिन्न शब्दों से, विभिन्न प्रकार के तरीके से, लेकिन जैसे ही मोदी जी आए उन्होंने माफी मांगी, कहा कि हम सुधार करेंगे, सुधार करना चाहते थे। नहीं, वो पहले की बातें राय सिंह जी। अब आज का जो करंट मुद्दा है ना, वो सूखे चारे को लेकर के सीमित, उसी बात पे आ रहा हूँ। तो उसको लेकर इनको फिर माफी मांगनी पड़ी। हर बार मुद्दे बदलते हैं। 134A के तहत सरकार ने गरीब बच्चों के दाखिले करने थे, लेकिन मना किया, तो 134 में सभी प्रवक्ता नए पेज लेकर कमियां निकालने लगे। 2 दिन बाद जब शिक्षा मंत्री ने फिर से बदला, तो उसमें फिर सुधार। तो बात बड़ी विडंबना ये है मेरे मित्र कि भाजपा सरकार जो है हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। और जो बात गाय पालक, गौ रक्षक और पता नहीं किन किन संबंधों से अपने आप को और पार्टी को संबोधित कर रहे थे मेरे मित्र चौहान जी, अरे चौहान जी, आपको क्या सुनकर 7 साल से आप सरकार में, अगर आपके सामने यह समस्या आई कि केवल 2 रुपए प्रति गाय, 2 रुपए गौशाला को, अरे किस प्रकार की सहायता की। 7 साल से आपके आंखों पर चश्मा जो है वो किस बात का चढ़ा हुआ था, केवल प्रचार प्रसार का। आज समस्या सामने आई तूड़ी की, तो पोल खुल गई कि प्रति गाय, प्रति गौशाला सरकार क्या दे रही है, कितना सुधार कर रही है, कितने प्रकार के प्रयास सरकार ने। नहीं, राय सिंह जी, चौहान साहब कह तो रहे हैं कि सरकार इस पर विचार करेगी और जो राशि है उसको बढ़ाने के लिए भी। हाँ, मैं 7 साल की बात कर रहा हूं मेरे मित्र, 7 साल से सरकार में है, क्या ये समीक्षा नहीं करते? अगर समस्या सामने आए तो रोएंगे, बताएंगे सुधार कर रहे हैं। इसको 7 साल में तो प्रयास नहीं कर पाए, उसकी शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। अब रही बात, ये कह रहे हैं कि आने वाले प्रकार से करेंगे, वो करेंगे। अरे खुराक बढ़ाने के तरीके हैं। आवाज मुझे सुन नहीं रही, मैं इनका उत्तर कैसे दूंगा? चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं।
खुराक बढ़ाने के लिए सरकार के पास बहुत तरीके होते हैं पशुओं की। एफसीआई के गोदामों में कितना गेहूं है, वहां से सरकार नियंत्रण में लेकर उसको दाने के रूप में, फल के रूप में अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकती है। सरकार की मंशा क्या है? केवल प्रवचन, केवल झूठ, केवल बताना, केवल मुद्दों से भटकाना। अरे सरकार बिजली में फेल हो ठीक गई, है, आप ये कह शिक्षा रहे हैं, व्यवस्था आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए सब कुछ है, असल मायने में कुछ नहीं है। मैं कृष्ण कुटेल जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु रह गया कि अगर आज तूड़ी का रेट बढ़ा है, क्या सरकार आगे आकर किसानों को जो तूड़ी का रेट, जो भूसे का रेट हरियाणा में है, क्या सरकार उसको उस मूल्य में देती? बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि व्यापार यहाँ से कर्नाटक होगा, यहाँ से केरला जाएंगे, सामान बेचेंगे, किसान अपना फसलें बेचेंगे, फसलों के साथ जुड़े उत्पाद बेचेंगे। अरे आज आपने धारक की पड़ी लगा दी, शर्म करो। आपके पास नियंत्रण का तरीका नहीं है, केवल बहाना क्या है कि पशुपालक परेशान हो रहे हैं। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी जरा जवाब दीजिए, उसके बाद कृष्ण जी आता हूँ आपके पास। हाँ वीरेंद्र जी जवाब। मुझे आखिर में राय सिंह जी की एक ही बात समझ में आई कि ये चाहते हैं कि पूरे देश में राज्यों के बीच हमने मतलब हरियाणा से बाहर तूड़ी के भूसे के आवागमन पर हमने जो रोक लगाई है वो इसलिए उस दलील के आधार पर समाप्त कर दी जाए जिस दलील के आधार पर हम कृषि कानून लाए थे। यही कहा ना इन्होंने, यही दलील थी कि किसान को अपना उत्पाद, अपना सामान कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी, इसलिए हम नए कृषि कानून लेकर आए थे। ये वही राय सिंह हैं जो किसान आंदोलन के दौरान खुले बाजार की उस व्यवस्था के खिलाफ, इनको बीच में बोलने मत दीजिए कृपा। ये वही राय सिंह हैं, ये उसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो कथित किसान आंदोलन के दौरान मुक्त रूप से अनाज व दूसरे उत्पादों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की छूट देने के कानूनी प्रावधानों के खिलाफ चीख कर जिन्होंने सारे देश का जीना हराम करके रखा कई महीने तक। अब उसी बात को जो ये कहते थे, जिस चीज के खिलाफ ये अड़े रहे, लड़े रहे, किसान आंदोलन के नाम पर जो राजनीति हो रही थी उसका पोषण करते रहे, अब उसी तर्क को नहीं, ठीक है, वो हमारी बात हो दे रहे ठीक है, अब ये पल्टी मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब आवागमन क्यों नहीं करने दे रहे। मैं बताता हूँ आवागमन क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, हम हमारी जिम्मेदारी हरियाणा की सरकार की। राय सिंह जी एक करके बीच में ना बोले, राय सिंह जी बीच में ना बोले। हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी पहले हरियाणा के किसान, हरियाणा के पशुपालक, गौशालाओं के प्रति है। यानी कि प्राथमिकता किसानों को लेकर के, पशुपालकों को लेकर के। मैं जरा इसमें बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण कुटेल जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर मैं वापस लौटता हूँ, लेकिन कृष्ण कुटेल जी को जरा शामिल कर रहा हूँ। राय सिंह जी जवाब दीजिएगा, मैं वापस लौट रहा हूँ, आपको पूरा मौका मिलेगा। लेकिन कृष्ण कुटेल जी, क्या आपको लग रहा है सरकार ये कह रही है, भरोसा दिला रही है, बार बार ये कह रही है कि जो पशुपालकों के सामने परेशानियां हैं उन परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा और जिस दाम में इजाफे की बात की जा रही है उसमें इजाफा भी होगा, इंतजार तो कीजिए। देखिए, जो अभी वीरेंद्र चौहान जी बोल रहे थे और राय सिंह जी भी बोल रहे थे, मेरा दोनों से प्रश्न है कि भाई राय सिंह जी है, कांग्रेस की सरकार भी रही है यहाँ पर और अब बीजेपी की सरकार जो है कि 7 साल से जो है कि काम कर रही है, लेकिन समय समय पर अनेक समस्याएं जो है कि हम लोगों को देखने को मिलती है और सबसे बड़ी समस्या जो है कि बेरोजगारी की समस्या है। और दूसरा जो है कि अब जो चारे की समस्या, जो पशुपालक है उनके सामने जो है कि अभी जो है कि तूड़ी की समस्या जो है कि हम लोगों के समक्ष जो है कि सामने है। और अभी भाई अशोक जी जो बोल रहे थे कि जो सरकार की तरफ से जो है कि 300 रुपये पर प्रतिवर्ष जो है कि एक गाय के लिए जो है कि प्रावधान है, तो ये बहुत ही कम प्रावधान है। और अभी भाई जो हमारे वीरेंद्र जी ने कहा है कि हम इसके अंदर जो है कि इजाफा करेंगे, और राय सिंह जी बोल रहे थे, राय सिंह जी का भी प्रश्न था वीरेंद्र चौहान जी से कि भी इजाफा कब होगा। लेकिन आज जो है कि हरियाणा प्रदेश जो है कि मुख्य रूप से जो है कि अनेक समस्याओं से जो है कि वो जूझ रहा है। और जैसा कि अभी करनाल के अंदर देखने को मिला है कि बड़े पैमाने पर जो है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और दूसरा जो है कि अभी ये तो एक चारे की बात है कि एक आम आदमी विषय से दाएं बाएं जा रहे हैं।
साहब मेरी बात सुनिए। मूल विषय और पर एक कुछ बात नहीं है है। कि जब आप जो विषयांतर न मैं करें। विषयांतर न मैं करें। विषय से हट करके बात नहीं समस्या करूंगा, का लेकिन एक समाधान मूल करने पर समस्या बात है करते हैं। कि अभी जो है कि जो डिपू धारक है और डिपू धारक के साथ मिलकर के जो है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के जो इंस्पेक्टर है नहीं यहाँ सर, पर 56 लाख के देखिए ना, करीब का जो देखिए समझ गबन रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा विषय है कृष्ण क्या कुटेल कह जी। रहे हैं? सिर्फ मुद्दे क्या कह रहे हैं? मुद्दे पर अपनी बात रखिए मुद्दे सर। पर तूड़ी को इसका लेकर अर्थ के, ये है तूड़ी को कि लेकर के, मूल भूसी विषय को पे लेकर कहने के लिए कुछ नहीं है। जो चारे को लेकर के जो आज बड़ी समस्या हरियाणा हाँ। प्रदेश को देखने को मिल रही है, हाँ। इसके अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी है हाँ। वो बड़े पैमाने पे जो है कि मुनाफा कमाने के जुगाड़ में है। आज जो तूड़ी है, एक तो प्राकृतिक आपदा जो है कि लोगों के ऊपर है कि जो है कि नहीं, कैसे गेहूं- मुनाफा कमा रहे हैं सर, ये तो बताइए ना, कैसे देखिए- मुनाफा कमा रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हैं, देखिए- उसमें मुनाफा कैसे कमा रहे हैं ये तो बताइए ना। मुनाफा क्या है कि वो मिली भगत करके जो है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, कोई सटीक उनके साथ बात, मिली कोई भगत करके सटीक जो है बात कि नहीं आई है अब भूसी तक को जो है निकल कि वो स्टोर किया जा रहा है। हाँ। और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की नकेल नहीं है, हम्म। क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी जो है कि बड़े पैमाने के ऊपर जो है कि घपला कर रहे हैं। और बीजेपी जो सरकार है, और भाई वीरेंद्र चौहान जी से मैं पूछना चाहूंगा कि इस बात में कोई दम नहीं है। चलिए एक जवाब ले लेते हैं। अगर आपने सवाल उठा दिया है तो जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, जरा जवाब दीजिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें मिलीभगत हो रही है, ये पर्दे के पीछे का खेल है। वीरेंद्र राय सिंह जी, आवाज अगर आ रही है तो इनको रोक दीजिए, मैं उत्तर दूंगा। ठीक है। अपने यहाँ राजनीति में भी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी राजनीति वाले। कृष्ण जी जरा सुन लीजिए। अच्छा, आपने सवाल कर लिया, आप जवाब सुन लीजिए। व्यक्ति जो है कि वो परेशान है। और दूसरा जो है कि आज जो भाव किसान को जो है कि रोकेंगे। ठीक है, एक मिनट वीरेंद्र जी। कृष्ण कुटेल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? म्यूट करिए इनको। कृष्ण कुटेल जी, एक मिनट सर। ये तो तरीका नहीं है। कृष्ण कुटेल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? के अंदर जो है कि वो डलवाया जा रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है कृष्ण जी आप तक? जो है कि लग रहा है शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। मैं कैसे जवाब दूं साहब, जब वो बोल रहे हैं तो मेरे जवाब का कोई अर्थ है क्या? ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ फिर। एक मिनट मैं जरा अशोक भूकर जी को जोड़ लेता मैं हूँ। उत्तर अशोक दे दूं? भूकर जी एक मिनट, जरा कृष्ण कुटेल जी मेरी बारी में मुझे कह लेने दीजिए ना आप। अब हुए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैंने कहा रुका सर, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, आप बोल नहीं रहे। साहब मुझे तो बोल ही रहे हैं, आप तो सरकार को चला रहे हैं, आप तो बोल ही रहे हैं। प्रश्न तो आपसे है। अगर यूं करना है मेरे साथ तो मुझे आप डिबेट से अलग कर सकते हैं। अगर ये गुंडागर्दी हो रही है, कृष्ण कुटेल जी अगर ये गुंडागर्दी होनी है, कृष्ण कुटेल जी राय सिंह जी एक मिनट सुनिए जरा। ये कोई तरीका है? उन्होंने गाय को भूखा मार दिया। ये तुम यहाँ पर आकर मैं प्रवचन करते किस हो। तरह की बदतमीजी हो रही है डाला जा रहा है। और आप रोक नहीं पा रहे इनको? नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट एक एक करके। ये कोई तरीका नहीं होता है, जो है कि कार्ड धारक ये कोई तरीका नहीं है। एक मिनट कृष्ण कुटेल जी, सरकार से जो है कि वीरेंद्र जी एक मिनट जरा रुक जाइए। राय सिंह जी एक मिनट। कृष्ण कुटेल जी एक एक करके बात रखिए ना सर, सबको बारी बारी मौका मिल रहा है ना, एक एक करके बात रखिए सर, ऐसा थोड़ी है। चौहान साहब देखिए, अपने देश में और प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उठ खड़े हुए हैं। वो अलग अलग भेष, अलग अलग रंग, अलग अलग ढंग से अपनी बात कहते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर सवाल उठाकर भाग जाते हैं। तथ्य होते नहीं, तथ्यों के बिना आप भी किसी पर भी आरोप जवाब दूंगा आपसे। राय सिंह जी आता हूं एक एक करके। कृष्ण कुटेल जी नहीं, एक एक करके डिबेट चलानी है तो मुझसे एक मिनट कृष्ण कुटेल जी सुनिए एक मिनट, एक एक करके। आपको भी सुनाना, आपको मौका दिया सर, आपको सुना है। आप जरा दूसरों को तो सुनिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। राय सिंह जी मैं आता हूं आपके पास। सरेआम जो चैलेंज इनको रोक दीजिए, ये क्या कर रहे हैं? झूठ आप लोग बोल रहे हैं। आप रुक जाइए भाई, रुक जाइए, कृपा करके रुक जाइए, कृपा करके रुक जाइए। आपने अरे सीएम आप रोक नहीं सकते क्या इनको? सीएम सिटी के अंदर इतना बड़ा घपला है, इनको रोकेंगे नहीं क्या? आप ये कुछ भी वाहियात बातें करते रहेंगे? क्या रक्षा करोगे हरियाणा प्रदेश की आप? बस ठीक है सर, हो गया। अगर कृष्ण कुटेल जी नहीं है तो कृपा करके इस डिबेट को समाप्त कर दीजिए यहीं। अगर आप नहीं, चौहान साहब आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे क्यों नहीं प्लीज। बताऊंगा? नहीं, आप नहीं बताएंगे। आप ये डिबेट मुझे कैसे चलानी है आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। आप मेरी बारी
बारी में किसी को भी बोलने देंगे नहीं तो और मैं मुझे क्यों जोड़ा आपने फिर? अगर आप मुझे आपको बोलने का मौका दिया है ना, आप अपनी बात रखिए सर, आप बात रखिए। रोकते क्यों नहीं है? मैं क्यों बोलूं बीच में? नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में ना बोले ना प्लीज, एक एक करके। कृष्ण कुटेल जी, यही तो समस्या है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की यही समस्या होती है। अगर कोई बात रख रहा है तो दूसरा नहीं, एक एक करके सर। कृष्ण कुटेल जी, एक मिनट जरा सुनिए, इस तरीके से नहीं चलेगा। कृष्ण कुटेल लगातार बोल रहे हैं। चौहान साहब बात रखिए, ठीक है, पॉइंट % बहुत ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, जनता देख रही है सर, सुनिए जल्दी से। अरे भाई मैं तब बोलूंगा अगर ये मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। रोक लीजिए आप उनको, अगर आप में दम है तो मैं बोलूं। आपको कौन रोकना बोलने सर? आपको बात रखनी है, बात रख सकते हैं सर आप रोक सकते हैं इनको। सर रुके हुए हैं वो चुप है, वो सुन रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरे आप ऐसे चलाएंगे इस डिबेट को? गुंडागर्दी करेंगे क्या? ये क्या तरीका सर है? कौन गुंडागर्दी कर रहा है? गुंडागर्दी आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी आप दिखा रहे हैं, आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं। कृष्ण कुटेल जी, एक मिनट जरा रुक जाइए। कृष्ण कुटेल जी सुन लीजिए एक बारी। थानेदार हैं आप, इस डिबेट के थानेदार हैं, तो इनको रोक तो सकते हैं। तो बिल्कुल सर रोक रहा हूं ना, आप अपनी बात तो रखिए मेरी बारी में नहीं सर, बोलेगा इस तरीके से नहीं सर। देखिए जनता का बड़ा कीमती समय होता है, आप अपनी पॉइंट रखिए, जल्दी से पॉइंट रखिए, और बाकी मेहमान भी हैं। अब भी आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। मैं ये कह रहा हूं, इस देश में कृष्ण कुटेल जैसे अनेक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो टेलीविजन चैनल पर आकर कुछ भी तथ्यों से परे बात करके चले जाते हैं। मैं आपकी डिबेट में पूरी जिम्मेदारी के साथ आप बात सीधा जो है। अरे सर एक एक करके बात रखिए ना, बीच में ना इंटरप्ट करें। वीरेंद्र जी को सुन तो लीजिए एक बारी, पहले आप वीरेंद्र जी को सुनिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। एक बारी पहले सुन लीजिए चौहान साहब। मैं आपकी डिबेट पर कृष्ण कुटेल जी और इनके जैसे निराधार तथ्यों से रहित बात करने वाले मित्रों को खुली चुनौती देता हूं। वे टूडे की शॉर्टेज में किसी अधिकारी के खिलाफ उसकी संलिप्तता, उसके गठजोड़ का कोई प्रमाण ले आए, उसके खिलाफ अगर दंडात्मक कार्रवाई हम न करें तब तो हम दोषी। निराधार तर्कहीन बातें करके चले जाना, कुछ भी बोल देना जो मुंह में आया, ये तरीका नहीं है राजनीति करने का भी, ये तरीका नहीं है डिबेट करने की। कृष्ण कुटेल प्रमाण ले आए। आप लोगों का है जो बड़ा पैमाने पर आप देखे, बीच में मत बोलो। अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ है, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, अनाज घोटाला हुआ, अपनी बेतुकी बातों जवाब देना। अच्छा ठीक है, कोई दलील ले आओ। ठीक है, आपने जो आरोप इस डिबेट में अभी तक सामने नहीं आया, ठीक है आपके पास। अच्छा ठीक है, जो डिबेट में आपने बातें कही, मैं तर्कपूर्ण बात कर रहा हूँ। डिबेट में जो आरोप कुटेल के कृष्ण कुमार ने लगाए, वो उनको प्रमाणित करने के लिए प्रमाण ले आए सार्वजनिक मंच पर। अच्छा जरा जवाब, अच्छा चौहान साहब जरा जवाब ले लेते हैं। कुटेल साहब आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? आपने जो आरोप लगाया आपके पास कोई सबूत है इसका? चौहान साहब ये कह रहे हैं अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका आपके पास ठोस कोई, ठीक है, कोई वजह तो होनी चाहिए ना, है आपके पास कोई सबूत? कुटेल साहब एक छोटी सी बात, सबूत है आपके पास कोई सबूत? एक छोटी सी और बात मैं अभी करनाल का तहसीलदार बड़े पैमाने पे जो है और किंगर भी जो है नहीं सर, जो आरोप आप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो कूड़े को लेकर के अधिकारियों की मिलीभगत है, इसमें मोटा पैसा पहुंच रहा है, इसमें कहां से पहुंच रहा है? इसके पास तहसीलदार का क्या संबंध है करनाल के? हो गए कि नहीं? दांतों का जो है घोटाला करनाल के अंदर हुआ, क्या वो नहीं हुआ? जवाब दो ना। करनाल आप ठीक है कुटेल साहब, जो है कि चौहान साहब ने चुनौती दी है, चौहान साहब चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप इसको साबित कर देते हैं तो बताइए, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो आप साबित कीजिए। एक छोटी सी बात, एक मिनट जरा, कृष्ण कुटेल जी आप चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? चुनौती स्वीकार करते हैं आप साबित करेंगे जो आप आरोप लगा रहे हैं? चारे पर बात हो रही है ना, आप देख लेना। हाँ चारे पर मैं बात नहीं, कोई सबूत है आपके पास? कोई पुख्ता ठोस आपके पास एविडेंस है? जो है कि बड़ी परेशानी में है, किसान बड़ी परेशानी में है। दूसरा कूड़े की समस्या को लेकर बात करूं ना सर, कूड़े की समस्या है, कूड़े का मुद्दा है, कूड़े के मुद्दे पर आप जो कह रहे हैं, आपने जो कहा है, जो आरोप लगाया है, उसके पीछे आपके पास कोई ठोस एविडेंस है? ठोस एविडेंस इनके सामने तो माफी मांग लेते हैं ये लोग। हाँ ये देखो एविडेंस है आपके पास? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ। हो गए बेनकाब, हो गए माफी मांग लेते हैं ये लोग, हो गए एक्सपोज है इनके पास क्या हो है? गए एक्सपोज के नहीं?
एक दलील भी आपने ऐसी नहीं दी कृष्ण कुटेल जी जिसमें दम हो। ठीक है, थोथी भूसबर्गी राजनीति ना करो बुश के नाम पे, तोड़ी के नाम पर तोड़ी जैसी सियासत मत करो। प्रमाण के साथ आओ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ जबरदस्ती किसान की तूड़ी को कुटेल साहब, यानी कि आपके पास एविडेंस नहीं है, आप परचेज कर रहे हैं, कोई तथ्य नहीं आपके पास, तो जबरदस्ती जो है कि गौशाला के अंदर डाल रहे हैं आप करें ना व्यवस्था। ठीक है अशोक जी, आता हूं आपके पास। अशोक जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राय सिंह जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन। राय सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए। राय सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए। राय सिंह जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए एक बारी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। मैं केवल एक बात जोड़ दूं जब तक इनकी ऑडियो ठीक है, आएगी। चौहान साहब। हरियाणा की हाँ। वर्तमान सरकार गौ, गौशाला, खेत, किसान, इनकी हितैषी सरकार है। जहां कहीं कोई संकट, कोई चुनौती आती है, हम सीधे किसान की, खेत में काम करने वाले मजदूर की, अपने पशुधन की, गौ माता की मदद के लिए अग्रिम मोर्चे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। ये जो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, ये तो गौ हत्या के, ये तो गौ हत्यारों के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं। ये तो गौ हत्यारों के वकील बनकर के खड़े होने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं, ये वो पार्टी के प्रतिनिधि हैं राय सिंह जी, तो जिस पार्टी पर सैकड़ों की संख्या में गौ रक्षकों पर, संतों पर, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वालों पर गोलियां चलवाने का, अंधाधुंध गोलियां चलवाने का आरोप है। ये गौमांस खाने वालों के समर्थक हैं, और ये हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा आदमी तो सवाल खड़ा करे जिसका व्यवहार, जिसका आचरण हमसे बेहतर रहा हो, हमसे बेहतर इन्होंने कुछ किया हो अपने शासनकाल में, गौ के लिए, खेत के लिए, किसान के लिए, तब तो राय सिंह जी राय बहादुर बन के यहाँ पर अपनी बात रखें। और फिर से कह रहा हूं कृष्ण कुटेल जी, हम में कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी कमियों को प्रमाण के साथ साबित करिए। हम उनको दूर करने का मादा रखते हैं, हम दुष्टों को रोकने का मादा रखते हैं। कोरी सियासत मत करिए, राजनीति होनी चाहिए मजबूती की, राजनीति होनी चाहिए तथ्य की। देखो राजनीति तथ्यों की होनी चाहिए, गौशाला के लिए क्या कर रहे हैं पशुधारक जो लोग हैं ये देख रहे हैं, राजनीति तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। मारा मारी है, बात कर रहे हो तो राजनीति ना करो। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन आरोप अगर लगाए ना कृष्ण कुटेल साहब, तो तथ्यों के साथ आरोप होने चाहिए। ठीक है, मैं जरा इसमें अशोक जी को इसमें शामिल करूं, लेकिन उससे पहले राय सिंह जी को जोड़ लेता हूं। राय सिंह जी, इस पे जरा जल्दी से, आप बहुत देर इंतजार कर रहे थे, अनम्यूट कर लीजिए और जल्दी से अपनी बात रखिए। अनम्यूट कर लीजिए राय सिंह जी। राय सिंह जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बताइए सर। देखिए, जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता ने तथाकथित प्रवचन दिए हैं गौ के नाम पर, अरे कश्मीर में जाकर आप गौ का मांस खाते हो, केरला में आपकी भाषा दूसरी नहीं सर, वो अलग विषय है सर, सिर्फ टॉपिक पर तूड़ी को लेकर के बात करिए अरे फर्जी नकली आदमी खाने वाली सोनिया गांधी राहुल गांधी के चरणों के नहीं लगा सकते। एक मिनट, राय सिंह जी इस तरीके से नहीं, राय सिंह जी इस तरीके से नहीं, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देखिए निष्कर्ष निकलना चाहिए। ये जो तूड़े की परेशानी है ना सर पशुपालकों के लिए, और सुनिए राय सिंह जी एक मिनट, एक करके अशोक जी को जरा शामिल कर रहा हूँ, जरा जल्दी से रिएक्शन। अशोक बुकर जी, अब इसमें परेशानियां क्या हैं? और गौ सेवा आयोग भी बना हुआ है, सुनिए ना एक मिनट सर, राय सिंह जी एक मिनट सुनिए। गौ सेवा आयोग भी बना हुआ है, गौ सेवा आयोग की कितना ध्यान रहता है, कितना फोकस रहता है, और गौ संवर्धन को लेकर के क्या कोशिशें की गई हैं? ठीक है, राय सिंह जी एक मिनट जरा अशोक जी को सुन लीजिए। हाँ ठीक है, राय सिंह जी एक मिनट सुनिए। अशोक जी टेलीविजन पर बैठकर कुछ भी बोल देंगे, करते हैं, माता के नाम पर राजनीति करते हैं। समाज से आते हो, वो समाज जो पशुपालक है, गौ। चलिए, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है सर, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
लेकिन सूखे चारे को लेकर के जो संकट बना हुआ है, इस संकट को दूर करने के लिए क्या प्लान है, क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर के हमने चर्चा की है। लेकिन राजनीति इसमें आड़े आ जाती है, लेकिन सबसे पहले इसमें समाधान निकालने की जरूरत भी है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।